यह पूरी कहानी दरअसल डॉलर बनाम ब्रिक्स की किसी सीधी जंग की नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में धीरे धीरे और चुपचाप हो रहे एक बड़े बदलाव की है। भारत में इस साल के अंत में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसी बदलाव का एक अहम पड़ाव बन सकता है। इस सम्मेलन को लेकर दुनिया की नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि एक साल के दौरान यहां किसी नई ब्रिक्स करेंसी के ऐलान की नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की नींव रखे जाने की संभावना है जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय लेन देन का तरीका बदल सकता है। यह सिस्टम ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने पर आधारित होगा और इसका उद्देश्य न तो डॉलर को सीधे चुनौती देना है और न ही किसी एक देश की करेंसी को बाकी सब पर थोपना। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स फाइनेंशियल सहयोग को लेकर एक गलत धारणा बन गई है कि ये देश मिलकर डॉलर के मुकाबले एक साझा ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च करना चाहते हैं। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने इस बहस को काफी हद तक साफ कर दिया है। शुरू से यह रहा है कि किसी भी तरह की साझा करेंसी न तो व्यावहारिक है और न ही सभी देशों के हित में। हर देश अपनी मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखना चाहता है और भारत किसी भी हालत में यह नहीं चाहेगा कि या तो अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व बना रहे या फिर चीनी युआन किसी नई सुपर करेंसी के रूप में उभरे। इसी संतुलन को साधने के लिए भारत ने पेमेंट सिस्टम आधारित मॉडल को आगे बढ़ाया है। भारत जिस मॉडल को ब्रिक्स मंच पर पेश करने जा रहा है उसका केंद्र इंटरऑपरेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी है। इसका मतलब यह है कि हर ब्रिक्स देश अपनी डिजिटल करेंसी बनाए रखेगा, लेकिन उनके बीच ऐसा तकनीकी और कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे ये सभी डिजिटल करेंसी आपस में सीधे बात कर सकें। अगर भारत और ब्राजील के बीच व्यापार हो रहा है तो भुगतान से सीधे डिजिटल रुपए और ब्राजील की डिजिटल करेंसी के बीच सेटल हो सकता है। इसके लिए न तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी तीसरे देश के सिस्टम पर निर्भरता रहेगी। यहीं से डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता कम होने की कहानी शुरू होती है। आज अंतरराष्ट्रीय भुगतान का बड़ा हिस्सा स्विफ्ट के जरिए होता है, जिस पर पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका ने कई बार डॉलर और स्विफ्ट को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जाना, उसके विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा फ्रीज कर देना या फिर अलग अलग देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना इसके उदाहरण हैं। भारत खुद भी यह अनुभव कर चुका है कि कैसे परमाणु परीक्षण के बाद उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसे में ब्रिक्स देशों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय ढांचे में जोखिम छिपा हुआ है। भारत का तरीका यहां बेहद दिलचस्प है। यह न तो खुले तौर पर डी डॉलराइजेशन का नारा देता है और न ही अमेरिका को सीधे चुनौती देता है, बल्कि वह एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता चुनता है जिसमें व्यापार आसान हो, लागत कम हो और भुगतान तेज हो जाए। भारत की कूटनीति का यही सार है, जिसे हिंदी में अक्सर कहा जाता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी बिना किसी टकराव के अपने हित साधना। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता बार बार ब्रिक्स देशों को धमकी देते रहे हैं कि अगर उन्होंने डॉलर को चुनौती दी तो उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत का जवाब सीधा टकराव नहीं, बल्कि सिस्टम के स्तर पर विकल्प खड़ा करना है। इस प्रस्तावित ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें किसी नई मुद्रा की राजनीति नहीं है। कोई देश यह नहीं कह रहा कि उसकी करेंसी बाकी सबकी जगह ले ले। हर देश की डिजिटल करेंसी पूरी तरह स्वतंत्र रहेगी। भारत का डिजिटल रुपया, चीन का डिज, इटली युआन, रूस का डिजिटल रूबल या ब्राजील की डिजिटल करेंसी सभी अपनी पहचान बनाए रखेंगे। इन्हें जोड़ने वाला सिर्फ एक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक उसी तरह जैसे अलग अलग बैंकों के खाते यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म पर आपस में जुड़ जाते हैं। भारत के लिए यह भूमिका निभाना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उसने पिछले एक दशक में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने दिखा दिया है कि कैसे एक मजबूत, सुरक्षित और सस्ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज भारत में छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियां तक यूपी का इस्तेमाल कर रही हैं। यही अनुभव अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम आ सकता है। भारत पहले ही यूएई जैसे देशों के साथ यूपी आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की शुरुआत कर चुका है, जहां रियल टाइम ट्रांजैक्शन संभव हुआ है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का एक और अहम पहलू यह है कि यह चीन केंद्रित नहीं होगा। भारत शुरू से इस बात पर जोर देता रहा है कि यह सिस्टम न्यूट्रल और मल्टी पोलर होना चाहिए, यानी किसी एक देश का इसमें वर्चस्व न हो। यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स में सबसे बड़ी है और उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। अगर कोई साझा सिस्टम बनता है
तो छोटे देशों को यह डर हो सकता है कि कहीं वह चीन के प्रभाव में न आ जाए। भारत की मौजूदगी और नेतृत्व इस संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम होने का मतलब यह नहीं है कि डॉलर की भूमिका एक झटके में खत्म हो जाएगी। हकीकत यह है कि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और आने वाले कई सालों तक उसकी अहमियत बनी रहेगी। लेकिन ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जैसे विकल्प यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी एक देश के पास वैश्विक व्यापार को रोकने या दबाव बनाने की पूरी ताकत न रहे। और किसी वजह से मुख्य सिस्टम काम न करे या किसी देश को उससे बाहर कर दिया जाए तो भी व्यापार पूरी तरह ठप न हो। अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों का डर इसलिए कम होगा क्योंकि भुगतान के लिए वैकल्पिक रास्ते मौजूद होंगे। रूस के मामले ने यह साफ दिखा दिया कि कैसे एक रात में स्विफ्ट से बाहर होने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। 300 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का फ्रीज होना एक बड़ा झटका था। ब्रिक्स देशों के लिए यह एक चेतावनी की तरह था। इसीलिए एक पैरेलल सिस्टम की जरूरत महसूस की गई जो संकट के समय बैकअप की तरह काम कर सके। हालांकि यह भी सच है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम कोई जादुई समाधान नहीं है जो तुरंत लागू हो जाए। इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। ज्यादातर ब्रिक्स देशों की सीबीडीसी अभी पायलट स्टेज में है। हर देश के अपने कानून, नियम और तकनीकी मानक हैं। इन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल में लाना आसान नहीं होगा। साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे भी अहम हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। संभावना यही है कि शुरुआत द्विपक्षीय समझौतों से होगी, जैसे भारत और किसी दूसरे ब्रिक्स देश के बीच डिजिटल करेंसी लिंक बनेगा। इसके बाद इन अलग अलग लिंक को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। समय के साथ साथ यह एक साझा ब्रिक्स पेमेंट जैसे भारत और किसी ब्रिक्स बनेगा लेयर का रूप ले सकता है। इसमें ब्राजील का पिक सिस्टम, भारत का ओपी अनुभव और चीन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी योगदान दे सकते हैं। भारत के नेतृत्व में यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि समाधान पेश करने वाला खिलाड़ी बन रहा है। यह पश्चिम को यह संदेश भी देता है कि ब्रिक्स का मकसद टकराव नहीं, बल्कि संतुलन है। भारत न तो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ है और न ही किसी नई वित्तीय दीवार खड़ी करना चाहता है। वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा निष्पक्ष, सुरक्षित और बहुध्रुवीय हो। आने वाले वर्षों में अगर यह सिस्टम सफल होता है तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव ला सकता है। यह बदलाव अचानक सुर्खियों में आने वाला नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे महसूस किया जाएगा। शायद यही भारत की रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है, बिना शोर किए, बिना टकराव के, लेकिन ठोस आधार पर भविष्य की तैयारी करना। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम इसी सोच का विस्तार है। भारत की रणनीति की पास पर क्या है, कोई भी बल्कि भारत की रणनीति की पास पर क्या है, बल्कि रणनीति की पास पर की तैयारी करना, जो यह दिखाता है कि अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए हमेशा सीधी लड़ाई जरूरी नहीं होती। कभी कभी बेहतर विकल्प बनाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।